हम आगे चल रहे हैं। कल हमने बात करी डिविडेंड की, उसी के ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने ये कहा कल कि कंपनी प्रॉफिट कमाती है। मैं एक बार वो दोबारा लिखना चाहूंगा, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है वो शेयर होल्डर। तो उसका नाम दिया जाता है डिविडेंड। ठीक है, कंपनी इज लायबल टू पे DDT. That's why exempt for shareholder. ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। अब आगे समझिए आगे क्या रूल है, क्यों है, कैसा बना। इंडिया में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें स्लैब रेट पे टैक्स लगता है, मैंने आपको बताया था। मतलब अगर किसी की इनकम कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए किसी की इनकम 15 लाख रुपए है टोटल इनकम। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर। अगले 2.5 लाख पे 5% लगेगा, फिर अगले 5 लाख पे 20% लगेगा, और फिर जो बैलेंस बचेगा मतलब 10 लाख से ऊपर वाला, ढाई ढाई, 0 से 2.5, 2.5 से 5 और 5 से 10, यहाँ तक तो ये होगी। और जो बैलेंस बच जाएगा उस पर कितना रेट लगेगा? 30% रेट लगेगा। ये इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर है। अब इस टैक्स स्ट्रक्चर के लेके एक पॉइंट मुझे बताओ कि मान लीजिए मेरी 15 लाख रुपए की डिविडेंड इनकम है। ये पूरी इनकम मेरी किस चीज की है? डिविडेंड इनकम। ठीक है, और अगर मैं इस पे खुद टैक्स देता, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसा प्रोविजन नहीं होता, कंपनी DDT नहीं देती और शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल होता, दोनों में से एक को टैक्स देना पड़ेगा, या तो कंपनी को या शेयर होल्डर को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये टैक्स फ्री नहीं होता तो क्या होता। तो भाई अगर ये टैक्स फ्री नहीं होता तो मुझे टैक्स इस हिसाब से देना पड़ता, 2.5 लाख पे 0, फिर 5%, फिर 20%, फिर 30%। ठीक है, तो जो 10 लाख से ऊपर का अमाउंट है उस पे गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलता? हाँ जी, 10 लाख से ऊपर का जो डिविडेंड होता उस पे गवर्नमेंट को क्या टैक्स मिलता? अगर कंपनी पे DDT नहीं लगता, मेरे लिए एग्जम्प्ट नहीं होता, तो मुझे इस तरीके से टैक्स देना होता, और तब मुझ पे 10 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे टैक्स किस रेट से लगता? 30% से लगता। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे कल हमने पढ़ा था कि DDT की जो रेट है वो अप्रोक्स कितनी है? 20%। नेट रेट अप्रोक्स कितनी है? ठीक है, 20.56 थी ना। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि भाई 10 लाख रुपए तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और 10 लाख से ऊपर जो डिविडेंड बनता है उस पे हमें नुकसान हो रहा है। अगर हम शेयर होल्डर से लें तो हमें 30% मिलेगा, पर अगर हम कंपनी से लें तो हमें तो पूरे पे 20 ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि भाई हमें 10 लाख से ऊपर वाले डिविडेंड पे नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे जिसका नाम है 115 BBDA, 115 BBDA, ये सेक्शन का नाम है। ये इंसर्ट किया गया, और इसके अंदर क्या बोला गया? इसके अंदर ये बोला गया कि शेयर होल्डर के लिए पूरा डिविडेंड टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स फ्री कितना है? अप टू 10 lakhs। 10 lakhs तक का डिविडेंड तो शेयर होल्डर के लिए एग्जम्प्ट है, और अबो 10 लाख जो मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। और कैसे कितनी रेट से टैक्सेबल होगा? 10% से टैक्सेबल होगा।
क्योंकि 20% हम कंपनी से ले रहे हैं, 10% हम आपसे ले लेंगे, तो हमें अप्रोक्स 30 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। लॉजिक समझ में आ गया गवर्नमेंट का कि उन्होंने सेक्शन 115 बीबीडीए क्यों डाला। आगे बात समझ में कि सेक्शन 115 बीबीडीए क्यों डाला गया, 10 लाख से ऊपर वाले डिविडेंड के लिए, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था। अगर पब्लिक से लेते तो 30% मिलता, इससे अच्छा तो क्या करते भाई, क्या सजेशन है अंशु का, सुनो सब लोग। अंशु जी कह रहे हैं इससे अच्छा तो ये 10% भी कंपनी से ले लेते। अच्छा, अगर ये 10% हम कंपनी से ले लेते तो जिस बंदे को डिविडेंड 1 लाख का मिला है उसके नुकसान नहीं हो जाता, उसके भी 30% लग जाता फिर तो। समझ गए, सब पे नहीं लेना ना, उनसे लेना है जिनको 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड मिला है, क्योंकि नुकसान हमें उन्हीं पे हो रहा है। जिसकी इनकम मान लीजिए 5 लाख है, उस पे क्या नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, कुछ नहीं हो रहा, उससे तो फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को। अब उस पे और ज्यादा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे कृतिक, अलग अलग आईडियो से ज्वाइन करते हो क्या तुम, कभी कृतिक कभी कृतिक @ब्यावर। ओके, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हालांकि मतलब 10 लाख से ऊपर होगा तो दोनों से लेगा वो, यस 10 लाख से ऊपर होगा तो दोनों से लेगा, बट पूरे अमाउंट पे 20% कंपनी से, और 10 लाख से ऊपर वाले पे, 10 लाख से ऊपर वाले पे शेयर होल्डर से, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब डबल टैक्सेशन होगा, पर वो सिर्फ 10 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे होगा, नीचे वाले पे नहीं होगा। ठीक है, सबके क्लियर है यहाँ तक। हालांकि ये कंसेप्ट भी थोड़ा गलत है, ये कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत गलत है, इसमें भी कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन होता है, पर ठीक है जो भी है, फिलहाल यही है। ये बात समझ में आ गई सबके, ठीक है। अब देखिए इन फ्यूचर क्या हुआ। ये तो एक कंसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझ लेना, एवरी कंपनी, मैं यहाँ पढ़वा रहा हूँ आपको, एवरी ईयर कंपनी पेड सर्टेन अमाउंट टू शेयर होल्डर विच इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। इसमें डिम डिविडेंड भी शामिल है। ये डिम डिविडेंड क्या है, वैसे मैंने आपको कैपिटल गेन में थोड़ा सा बताया था, और अभी डिटेल में और बता दूंगा। उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास टैक्सेबल डिविडेंड कौन कौन से हैं। तो भैया टैक्सेबल डिविडेंड कौन कौन से, जो फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। व्हाई, क्योंकि फॉरेन कंपनी पे डीडीटी नहीं लगता, और जब डीडीटी नहीं लगता तो गवर्नमेंट को तो कुछ मिला ही नहीं, तो इसलिए इट्स फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। तो दूसरी सोसाइटी से जो मिलता है वो भी फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि उस पर भी डीडीटी नहीं लगता। कंपनी इंडियन कंपनी से मिलता है तो वो 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, और इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख 10% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन, यहाँ पे लिख लेना 115 बीबीडी, ये मिसप्रिंट हो गया, 115 बीबीडी होगा। ओके, आगे लिखा है एग्जम्प्टेड डिविडेंड, यूटीआई से अगर कोई डिविडेंड मिला है, यूटीआई समझते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अगर उससे कोई डिविडेंड मिला है तो वो आपके लिए टैक्स फ्री है, ठीक है। म्यूचुअल फंड से मिला है तो भी टैक्स फ्री है, इंडियन कंपनी से मिला है तो उसी प्रोविजन की वजह से 10 लाख तक टैक्स फ्री है, बैलेंस तो टैक्सेबल है ही। बोलिए यहां तक क्लियर है ये बात, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी, यहां तक बात क्लियर है। ओके,
थैंक यू। चलिए चलते हैं आगे। मैं एक बार फिर कह दूं, वैसे मुझे हर क्लास में नहीं कहना चाहिए पर मैं फिर कह देता हूं, आपके जो भी भाई बहन लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं उनको बोल दीजिएगा कि रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल नहीं होगी। आप अपना नुकसान कर रहे हैं अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो। ओके चलो यहीं कर लेते हैं, डीम डिविडेंड का कंसेप्ट और कर लेते हैं। ठीक है, डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट मैंने वैसे आपको बताया था, फिर सुन लीजिए क्या है। अरे 20% फिक्स नहीं है मेरे भाई, 20.56% कल जो रेट निकाली थी वो, कल याद नहीं है, कल रेट निकाली थी हमने, नेट रेट 17.7447 समथिंग, और ग्रॉस रेट, सॉरी ग्रॉस रेट 7.3 समथिंग थी, और वो वाली 20.56 थी, वो रेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, डीम डिविडेंड का कंसेप्ट हम करते हैं, तो मान लीजिए एक कंपनी है, छोटी सी प्राइवेट कंपनी है ऐसा मान लेते हैं। इस कंपनी के पास कैपिटल है 15 लाख रुपए की, और प्रॉफिट पड़ा है 9 लाख रुपए का, ये मान लेते हैं। इसके 3 ही शेयर होल्डर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ये प्राइवेट कंपनी है, 3 ही शेयर होल्डर हैं। अब सवाल ये आया कि ये तीनों शेयर होल्डर चाहते हैं कि हम ये 9 लाख रुपए आपस में बांट लें, क्योंकि मालिक तो तीनों ही है। पर अगर ये इस प्रॉफिट को बांटते हैं तो क्या इसे डिविडेंड नाम दिया जाएगा? अगर ये तीनों शेयर होल्डर इस 9 लाख रुपए को आपस में अगर ले लें, बांट लें, तो क्या इसे डिविडेंड नाम दिया जाएगा? बोलो भाई फटाफट बोलो। अगर ये लोग इस प्रॉफिट को बांटना चाहें तो क्या इसे डिविडेंड नाम दिया जाएगा? यस, इसे डिविडेंड नाम दे दिया जाएगा। और जैसे ही डिविडेंड नाम देंगे क्या लग जाएगा? डीडीटी @ 20% अप्रोक्स। ये अप्रोक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो नेट और ग्रोस का फर्क पड़ेगा, जैसा होगा वैसा हम लिख देंगे। तो अप्रोक्स 1.8 लाख रुपीज इनको टैक्स भरना पड़ जाएगा। ओके, अब ये चाहते हैं कि हम ये पैसा बचा लें, जब 3 ही लोगों को आपस में बांटना है तो हम इतना पैसा गवर्नमेंट को क्यों दें? तो हम इस पैसे को बचाना चाहते हैं, और इस पैसे को बचाने का तरीका ये है, जो इनको लगता है कि हम इस प्रॉफिट को ऐसे बांटें कि प्रॉफिट का नाम ना दें, इसको नाम कुछ और दे दें, मतलब इसका भेस बदल दें हम। ठीक है, हम इसका भेस बदल दें, इसको प्रॉफिट के नाम से ना लें, इसको किसी और नाम से ले लें। ठीक है, अब एग्जैक्टली हम 9 लाख रुपए बांटेंगे। सोचो, इन्होंने अगर ये कहा कि अगर हम एग्जैक्टली 9 लाख रुपए किसी और नाम से बांटेंगे तो डिपार्टमेंट को शक हो जाएगा कि आपने तो प्रॉफिट बांट लिया। तो हम एक काम करते हैं, 9 लाख नहीं बांटते, हम 12 लाख बांट लेते हैं, आपस में 12 लाख बांट लेते हैं। 3 लाख कैपिटल में से उठा लेंगे, 9 लाख प्रॉफिट उठा लेंगे, और 12 लाख रुपए आपस में 4-4 लाख रुपए बांट लेंगे। तो मुझे बताओ कि अगर 4-4 लाख रुपए इन तीनों में बांटा जाए तो उसमें डिविडेंड कितना होगा? अगर टोटल 12 लाख रुपए इन तीनों में बढ़ जाए किसी भी रीजन, किसी भी नाम से, तो उनमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 3 लाख ईच, मतलब 9 लाख, मतलब प्रॉफिट। क्या डिविडेंड, अच्छा चलो ऐसा बता दो, क्या डिविडेंड किसी भी हालत में 9 लाख से ज्यादा हो सकता है, चाहे कितना भी बांटे? क्या डिविडेंड 9 लाख रुपए से ज्यादा का हो सकता है किसी भी केस में? नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अरे 240 कहां से आ गए? तो तुमने टैक्स काट दिया होगा।
नहीं, टैक्स नहीं काटना है। डिविडेंड मैक्सिमम 9 लाख हो सकता है अगर वो टैक्स अपनी जेब से भी भरे तो, समझ गए। डिविडेंड 9 लाख से ऊपर नहीं हो सकता इन एनी केस, ठीक है। तो आप चाहे कुछ भी बांटें, कैसे भी बांटें, किसी भी नाम से बांटें, हम पहले ये मानेंगे कि आपने प्रॉफिट बांटा है, फिर बाकी चीजें बांटी है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ, मैं लिखवा देता हूं आपको, पहला तरीका बताते हैं क्या हुआ। देखिए इन्होंने एक तरीका निकाला, इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट टू द शेयर होल्डर। कैसे? इन्होंने भाई मिस्टर ए से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, ये कहता था मुझे एक कार चाहिए, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या कहा कि मुझे एक कार खरीदनी है। मिस्टर बी ने कहा कि मुझे कुछ फर्नीचर खरीदना है, और मिस्टर सी ने कहा कि मुझे एक मशीन खरीदनी है। एक बार ये मान लीजिए आप, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि अगर पहले हम पैसे बांटेंगे और फिर ये चीजें परचेज करेंगे तो डीडीटी लगेगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये सारी असेट कंपनी के नाम से खरीद लें। पहले कर सकते हैं ना, ये सारी एसेट हम किसके नाम से खरीद लें, कंपनी के नाम से खरीद लें, और फिर एक एक एसेट सबको बांट दें। कार दे दें किसको, ए को, फर्नीचर किसको दे दें, बी को, और मशीन किसको दे दें, सी को। जब इनकम टैक्स वाले पूछेंगे कि बेटा तुमने प्रॉफिट बांटा है, हम कहेंगे नहीं साहब हमने तो कोई प्रॉफिट नहीं बांटा, हमने तो असेट पड़ी थी हमारे पास वो बांटी है। हम ऐसे करके बेवकूफ बना देंगे किसको, इनकम टैक्स वालों को। तो बताओ बना सकते हैं क्या आप बेवकूफ? इनकम टैक्स वालों ने कहा भैया तुम कुछ भी बांटो हमें कोई मतलब नहीं है, पर जितना तुम्हारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है उतने तक हम उस बांटने को क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। कुछ भी बटेगा तो हम मानेंगे सबसे पहले प्रॉफिट बटा है। बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए कि ये टोटल अमाउंट, ये सारी चीजों का मिला के 11 लाख रुपए का सामान बांट दिया इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को। तो बताइए डीम्ड डिविडेंड कितना माना जाएगा? अभी बताया था राहुल, डिविडेंड कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, समझ गए। तो 9 लाख रुपए का डिम डिविडेंड माना जाएगा कि भाई तुम्हारे पास 9 लाख का प्रॉफिट पड़ा है, इसका मतलब तुमने जो पैसा बांटा उसमें से 9 लाख किसका हिस्सा है, प्रॉफिट का है, तो तुम्हें 9 लाख पे हमें डीडीटी देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अच्छा 6 लाख का होता तो ये सामान, ये मान लो ये ना सामान 11 लाख का नहीं है, ये सामान टोटल ही 6 लाख का है, तो डिम डिविडेंड कितना होगा, 6 लाख, बिल्कुल। तो जितना बटा या फिर जितना प्रॉफिट है, विच एवर इज लेस, कम बटा तो कम हो जाएगा, ज्यादा बटा तो जितना रिजर्व एंड सरप्लस है उतना हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप मुझे एक चीज बताओ, आपके पीछे पुलिस पड़ी है, एक चीज समझना, आपके पीछे पुलिस लगी हुई है और आप किसी पार्टी में घुस जाते हैं, और जब पार्टी में 5-7 लोग निकल रहे होते हैं तो उनके साथ आप भी भीड़ में निकल जाते हैं, और पुलिस वाले सबको पकड़ लेते हैं, पिटाई किसकी होगी, सबकी या सिर्फ आपकी? भीड़ में 6 लोग जा रहे थे और 6 लोगों में से एक आप थे, उन 6 को पुलिस वाले रोक लेते हैं, तो पिटाई 6 की होगी या उस एक की होगी जिसको पुलिस ढूंढ रही थी? ठीक है, तो वैसे ही टैक्स हमेशा, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट को ही माना जाएगा, उसके साथ में आप चाहे कितना भी अमाउंट बाहर निकालो। आप कहोगे हमने 20 लाख बांटा तो भी 9 लाख की डिविडेंड होगी, आप कहोगे हमने पूरे 24 लाख बांट दिए तो भी 9 लाख की डिविडेंड होगा, समझ गए। तो टैक्सेशन सिर्फ उसी अमाउंट पे होगा जितना प्रॉफिट का एलिमेंट है। ओके, डन। दूसरा तरीका,
दूसरे तरीके में बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट। आपने अभी कंपनी लॉ पढ़ा तो उसमें एक पॉइंट पढ़ा होगा डिपॉजिट्स, पढ़ा है क्या? आया क्या आपके ऐसा कोई पॉइंट डिपॉजिट के नाम से? डिपॉजिट्स के नाम से कोई पॉइंट पढ़ा बेटा कंपनी लॉ में? कंपनी अगर किसी से पैसे रिसीव करती है एज ए डिपॉजिट कि उसके पैसे हमारे पास जमा है और उसको उस चीज का एक सर्टिफिकेट बना के दे देती है, तो हम कहते हैं कि कंपनी इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं भाई? आ रहा है? आवाज आ रही है? ओके ठीक है। तो इन्होंने क्या किया इस बार, दूसरा तरीका अपनाया। इन्होंने कहा कि हम हर शेयर होल्डर को डिपॉजिट सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे 4-4 लाख रुपए का। मतलब हम ये कह देंगे कि हर शेयर होल्डर के ये कह देंगे कि हर शेयर होल्डर के 4-4 लाख रुपए हमारे पास डिपॉजिट है और इस बात का सर्टिफिकेट हम उनको इश्यू कर देंगे। तो भी इनडायरेक्टली हमने उन्हें पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो बाद में कभी भी उस डिपॉजिट के बदले पैसा ले सकते हैं। तो इस केस में भी क्या बोला गया कि अप टू रिजर्व एंड सरप्लस उसे भी प्रॉफिट डिविडेंड माना जाएगा और कंपनी को डीडीटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन लिक्विडेशन। ये पॉइंट आपने पढ़ा था कैपिटल गेन में, अगर आपको याद हो तो। ये पॉइंट हम कैपिटल गेन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए अगर आज कंपनी बंद हो जाती है और ये पूरे के पूरे 24 लाख रुपए जो है ये शेयर होल्डर में बढ़ जाते हैं 8-8 लाख रुपए, तो भी क्या होगा? 9 लाख रुपए का तो डिम डिविडेंड माना ही जाएगा। 9 लाख रुपए का तो डिम डिविडेंड माना ही जाएगा क्योंकि शेयर होल्डर के पास इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 9 लाख रुपए प्रॉफिट के पहुंच रहे हैं। बोलिए क्लियर? बी पॉइंट बोल रहा है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने, कैपिटल रिडक्शन पढ़ा है क्या? कैपिटल रिडक्शन पढ़ा है अकाउंट्स में कहीं? कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा। रिप्लाई थोड़ा जल्दी करते रहें बेटा जो पूछा जाए उसका, ताकि चलने में आसानी रहे। कैपिटल रिडक्शन पढ़ा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा है। ओके हाँ ठीक है। कि भाई कंपनी कहती है कि हमें इतने पैसे की जरूरत नहीं है, हम कुछ पैसा शेयर होल्डर को लौटा रहे हैं। मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, वो कहते हैं हम 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से शेयर होल्डर को वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट पड़ा है ऑलरेडी, तो पहले कंपनी को डिविडेंड बांटना चाहिए या पहले उसे अपनी कैपिटल कम कर देनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड हम ये कहेंगे साहब पहले तो प्रॉफिट बटेगा ना, पहले आप पैसा थोड़ी लौटा दोगे मुझे, पहले तो प्रॉफिट पड़ा है, अगर जरूरत ही पड़ी है तो एक्स्ट्रा ही है तो प्रॉफिट बटना चाहिए। तो इसलिए हम उसको प्रॉफिट मानेंगे और जितना रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है उसे हम डीम डिविडेंड मान देंगे। ओके तो चारों ही केस में ऐसा होगा और चारों ही केस में कंपनी को क्या देना पड़ेगा? डीडीटी, और शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट।
हालांकि सेक्शन 115 BBDA लगेगा, इसका मतलब जो 10 लाख की लिमिट देखेंगे उसमें हम ये वाला डिविडेंड भी ऐड ऑन कर देंगे। मतलब आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला वो भी ले लेंगे और डिम डिविडेंड मिला वो भी ले लेंगे। टोटल 10 लाख तक टैक्स फ्री है और 10 लाख से ऊपर हुआ तो 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो जी, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। हाँ भाई फटाफट सब जवाब दे दो, यहाँ तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी सर, अगर प्रॉफिट शो करना से पहले ही फर्नीचर परचेज कर लिया, फिर प्रॉफिट से ही डिडक्ट करके प्रॉफिट शो किया, फर्नीचर डिडक्ट थोड़ी होता है प्रॉफिट में से। फर्नीचर का भी डिडक्ट करते हैं कि हम प्रॉफिट निकालने के लिए। फर्नीचर इज ए कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस हम थोड़ी करते हैं। कोई भी एसेट कैपिटल एसेट हम कम नहीं करते हैं, कोई भी कैपिटल एसेट हम कम नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ई, लोन एंड एडवांसेज। ये स्पेशल पॉइंट है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप कंपनी के एक शेयर होल्डर है, ये रिक्वायरमेंट है इसकी, और आपके पास कितने शेयर हैं, एटलीस्ट 10%। एटलीस्ट 10% का मतलब 10% और मोर आपके पास शेयर होल्डर, और आप कंपनी से लोन ले लेते हैं। आप कंपनी से क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। तो सवाल ये उठा कि भैया तुम्हारे पास कंपनी के शेयर हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कंपनी के शेयर हैं, तो इसका मतलब कंपनी के पास जो प्रॉफिट पड़े हैं उसमें भी तुम्हारा हिस्सा है। तो कंपनी से तुम अपना हिस्सा लेने की बजाय कंपनी से तुम लोन ले रहे हो, तो ये बात जमती है क्या? बोलो, ये बात जमती है क्या? मतलब एक ऐसा मान लीजिए कि आपको कहीं पैसे की जरूरत पड़ी, ठीक है, हम किसी का नाम ले लेते हैं, चलो अंशु को मान लो। अंशु को पैसे की जरूरत पड़ी, अंशु ने कहा सर मुझे 5 लाख रुपए उधार चाहिए एक बार। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको 5 लाख रुपए एक बार दे दिए यूज करने के लिए। उन्होंने कहा सर मैं 6 महीने बाद रिटर्न करूंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 6 महीने के लिए उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए ले लिए। अब 2 महीने बाद मुझे किसी अर्जेंट काम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, और मैंने उनको कहा कि भाई मुझे एक बार 2 लाख रुपए अर्जेंट चाहिए, और वो मुझे ये कहते हैं कि सर वो तो मैं बाद में लौटाऊंगी, आपको इंटरेस्ट पे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, मेरे पास पड़े हैं आप ले लो, पर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो बताओ ऐसा पॉसिबल है कि मैंने जो तुमको दे रखे हैं वो तो मैं बाद में लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा मैं तुमसे, पर वो तो मैं बाद में लूंगा और तुम मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करके मुझे पैसा दोगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो सिमिलरली जब कंपनी में मेरे प्रॉफिट पड़े हैं तो मैं कंपनी से लोन क्यों लूंगा? पहले प्रॉफिट लूंगा ना, प्रॉफिट से ऊपर चाहिए होगा तो फिर मैं लोन लूंगा। तो इसमें भी बोला गया कि अगर ऐसा होता है तो भी इसे अप टू रिजर्व एंड सरप्लस क्या माना जाएगा, डिविडेंड माना जाएगा। पर यहाँ पे एक अमेंडमेंट कर दिया गया, और यहाँ पे जो डीडीटी की रेट है ना, इस सिर्फ इसके लिए, लास्ट वाले पॉइंट के लिए, यहाँ पे डीडीटी की रेट चेंज कर दी गई, दैट इज 30%
प्लस सरचार्ज प्लस HEC। जो थोड़ी देर पहले अंशु बोल रही थी ना कि साहब कंपनी से 10% ज्यादा ले लो, वो कंसेप्ट उन्होंने यहां लगाया सिर्फ इस पॉइंट पे, बाकी सब पे नहीं लगाया, सिर्फ इस पॉइंट पे लगाया कि अगर इस सेक्शन में डीम्ड डिविडेंड हुआ तो हम 30% प्लस सरचार्ज प्लस HEC चार्ज कर लेंगे, किससे? कंपनी से। तो अगर हाईएस्ट टैक्स हम ऑलरेडी कंपनी से ले चुके हैं तो ये हर हालत में टोटल एग्जम्प्ट होगा, किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। इस पे 10 लाख की लिमिट भी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये वाला जो डीम्ड डिविडेंड है ये 115 BBDA में इंक्लूड नहीं है। आगे बात समझ में? ए बी सी डी ये 115 BBDA में है क्योंकि इनके ऊपर DDT की रेट 20% समथिंग है। और जो ई वाला है वो इसमें नहीं है क्योंकि इस पे DDT की रेट 30% समथिंग है। बोलिए यहां तक क्लियर हो? ठीक है, ये सारे सेक्शन 222 में है, मतलब 222A ये वाला, 222B, 222C, 222D एंड 222E, ये सारे क्लोज है। सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 22 और क्लोज ABCDE है। चलिए देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे आपको लिखा हुआ है डीम्ड डिविडेंड 222A, 222B, C, D एंड E। ठीक है, और ये सारे अप टू रिजर्व एंड सरप्लस तक क्या होते हैं? डीम्ड डिविडेंड माने जाते हैं। CDT कंपनी देती है और एग्जम्प्ट फॉर शेयर होल्डर होते हैं। तो बात ध्यान रखना जो मैंने बताई है। 222E अलग से लिखा हुआ है कि 10% से ज्यादा शेयर वालों पे लगता है। ठीक है, और इस पे जो DDT की रेट है वो ज्यादा है और ये एग्जम्प्ट फॉर शेयर होल्डर है। आगे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखिए दो तरीके की सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, पहली टैक्सेबल सिक्योरिटीज, मतलब जिन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल है, और दूसरी नॉन टैक्सेबल सिक्योरिटी जिनका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। ये गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम में मिलती है। ठीक है, तो वो सारी यहाँ पे कवर है। पहले हम बात कर लेते हैं टैक्सेबल सिक्योरिटी। जैसा कि नाम में ही लिखा है टैक्सेबल, तो इट्स फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अब जब टैक्सेबल है तो TDS भी कटेगा। TDS उन्हीं इनकम पे कटता है जो इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो TDS भी कटेगा। पर अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं है तो फिर TDS नहीं कटेगा। ठीक है, मान लीजिए हम सब ने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, तो किसी का अगर पूरे साल का इंटरेस्ट ही बनता है 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए, तो उसको TDS की लाइबिलिटी नहीं दी गई है, उसका TDS नहीं कटेगा। TDS सिर्फ उसी का कटेगा जिसका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, ओके। आगे लिखा है नॉन टैक्सेबल सिक्योरिटी, नॉन टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सॉरी, ये टैक्सेबल गवर्नमेंट वाली है और ये टैक्सेबल नॉन गवर्नमेंट वाली है। मतलब प्राइवेट कंपनी की बात कर लेते, ये प्राइवेट सिक्योरिटीज है। इनमें भी वही चीज है, फुली टैक्सेबल है, TDS कटेगा अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो। ठीक है,
ये पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, ये बड़े काम की चीज है और ये यही नहीं काम नहीं आएगा, ये उन हर इनकम पे काम आएगा जहां पे टीडीएस कटता है। जैसे इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, कैजुअल इनकम हो गई, ठीक है। इन चीजों पे अगर आपका टीडीएस कटा है तो ये कंसेप्ट काम में आता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस अप। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि ग्रॉस अप का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, अगर आपको इनमें से कोई अमाउंट मिला, मान लीजिए इंटरेस्ट मिला कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, तो 10% टीडीएस कट गया, आपको मिला कितना, 90,000। तो जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम इंक्लूड कर रहे होंगे तो बताइए 90,000 लिखेंगे या 1,00,000 लिखेंगे? आपकी इनकम कितनी है, 90,000 या 1,00,000? 90,000 और 1,00,000, 1,00,000 रुपए, बिल्कुल। तो आप अपनी इनकम में इंक्लूड कितना करेंगे, 1,00,000 करेंगे। पर आपको तो पता नहीं है, ये तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ रहेगा नहीं। क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको 90,000 मिले, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 90,000 अगर मुझे मिले हैं तो मैंने कमाया कितना होगा। उसको कहते हैं क्या, ग्रॉस अप करना, क्योंकि ये ग्रॉस अमाउंट है और ये नेट अमाउंट है। तो नेट अमाउंट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रॉस अप करना। कैसे करेंगे, हम कहेंगे अमाउंट रिसीव, हमें कितना मिला, अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, मतलब जो टीडीएस की रेट है वो, इनटू 100। अब आपको टीडीएस की रेट यहाँ पे याद होनी चाहिए कि किस चीज पे कितना टीडीएस लगता है, तो ही आप ये कर पाएंगे, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे। वो हम टीडीएस वाले चैप्टर में याद करेंगे। आप कहेंगे मुझे मिला 90,000, टैक्स रेट थी 10%, जो मुझे मिला है वो कितना परसेंट है, 90, तो 100 कितना होगा, 1,00,000। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। आगे बात समझ में मिला जो आपको है वो आफ्टर टीडीएस है, तो आपको बिफोर टीडीएस निकालना है। तो जो मिला वो 90 है, ठीक है। 90 इसलिए क्योंकि टीडीएस की रेट 10% है। अच्छा चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कैजुअल इनकम पे टीडीएस की रेट कितनी होती है पता है, 30% होती है। कैजुअल इनकम पे टीडीएस की रेट 30% होती है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने एक लॉटरी जीती और उससे मुझे 2,10,000 रुपए मिले, तो बता सकते हो ग्रोस अप करने के बाद कितना अमाउंट आएगा। मैंने एक लॉटरी खरीदी जो मैं जीत गया और मुझे 2,10,000 रुपए रिसीव हुए, तो मैंने कमाए कितने, 3,00,000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमें ग्रोस अप करना है। एनी डाउट्स? नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई भी डाउट नहीं है, पक्का श्योर? फटाफट पूछ लो अगर है तो, वरना मैं पूछूंगा फिर। जल्दी बोलो भाई सब लोग। अच्छा अंशु, ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो नेट है या ग्रॉस है, ये बताओ। क्वेश्चन में जो अमाउंट हमें दे रखा है वो नेट अमाउंट है या ग्रॉस अमाउंट है, ये कैसे पता चलेगा? आपने कहा कोई डाउट नहीं है, तो मैं पूछता हूँ एक डाउट। क्वेश्चन में जो फिगर दे रखी होगी वो नेट अमाउंट है या ग्रॉस अमाउंट है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब उसे ग्रोस अप करना है या नहीं करना, ये कैसे पता चले? नहीं बोलता, नहीं बोलेगा क्वेश्चन। इतना रिसीव हुआ है ये बोला होगा, ठीक है।
चलो ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऐसा लिखा हुआ है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 90,000, बोलो नेट है या ग्रॉस है? सभी के लिए क्वेश्चन है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी लिखा हुआ है क्वेश्चन में 90,000 रुपए, तो ये ग्रोस अप करना है या नहीं करना है, ये नेट है या ग्रोस है? कुछ नेट कह रहे हैं, कुछ ग्रोस कह रहे हैं। अंशु नेट कैसे है बेटा? मतलब ये डाउट किसी ने नहीं पूछा कि सर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में नेट है या ग्रोस है, और अब सबके आंसर अलग लगा रहे हैं। तो सुन लो इसका जवाब, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अमाउंट वॉन, विनिंग या प्राइज, तो वो ग्रॉस अमाउंट दे रखा है। ध्यान से सुन लो, अमाउंट जीता, अमाउंट गिफ्ट जीता, ऐसा कुछ दे रखा है, इसका मतलब वो ग्रॉस अमाउंट है, क्योंकि टीडीएस पेमेंट के टाइम पे कटता है। तो अगर आपको मिला होगा तो टीडीएस कट के मिला होगा, जीतने पे टीडीएस थोड़ी है। भाई मैं आपको ये कहूं कि आपने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीते, तो बताओ ये नेट है या ग्रॉस है? क्या आफ्टर टीडीएस है या बिफोर टीडीएस है? ग्रॉस है। तो अभी भी तो मैंने ये कहा था, पहले भी तो मैंने ये कहा था विनिंग फ्रॉम लॉटरी 90,000, तो फिर वो नेट कैसे हुआ? वो भी तो ग्रॉस ही था। आगे बात समझ में, जिन जिन ने नेट लिखा था, अगर विनिंग दे रखी है तो नेट है, रिसीव दे रखा है, विनिंग दे रखी है तो सॉरी ग्रॉस है, रिसीव दे रखा है तो नेट है, क्योंकि रिसीव हुआ होगा तो कट के हुआ होगा। गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज होती है उनमें वैसे टीडीएस नहीं कटता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वैसे टीडीएस नहीं कटता है, पर 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड में कटता है अगर 10,000 से ज्यादा है तो। ठीक है, वो इसलिए स्पेशली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जनरली टीडीएस नहीं कटता है, बट अगर 8% टैक्सेबल सेविंग बॉन्ड है तो कटेगा, अगर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो। ओके ठीक है, तो दोबारा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, दोबारा सुन लो और कंफर्म कर लो। हमने केबीसी से 1 करोड़ रुपए जीते, इट्स ग्रॉस अमाउंट, इस पे टीडीएस नहीं कटा हुआ है, हमारी इनकम 1 करोड़ ही है। हमें केबीसी से 1 करोड़ मिले तो फिर ये नेट अमाउंट है, इस पे टीडीएस कटा हुआ है और इस पे हम ग्रोस अप करेंगे, क्योंकि टीडीएस कट के ही मिला होगा डेफिनेटली, बिना टीडीएस कटे नहीं मिला होगा। आगे बात समझ में? रही बात टीडीएस की रेट्स की, तो वो अभी याद नहीं होगी, जब हम टीडीएस का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको याद करनी है। ओके डन। अभी मैंने क्या बोला? डन बोला मैंने, अभी तो डन बोला मैंने। पॉइंट बताओ आप। केबीसी वाला, मैंने केबीसी का ये बोला कि अगर 1 करोड़ रुपए जीते लिखा हुआ है तब तो वो ग्रॉस अमाउंट है, और 1 करोड़ रुपए मिले बोला लिखा हुआ है, अगर रिसीव्ड फ्रॉम केबीसी 1 करोड़, तो फिर वो नेट अमाउंट है, उसको हमें ग्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट कह रहा है टैक्स फ्री सिक्योरिटीज।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिनको गवर्नमेंट स्पेसिफिकली टैक्स फ्री करती है ऑफिशियल गैजेट में, वो टैक्स फ्री है और वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। दैट्स इट। टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इन केस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं कटता है, पर वो 8% वाले पे कटेगा, इसलिए बोला है। बाकी जो सिक्योरिटीज हैं जो ऊपर कवर नहीं हुई हैं उन पे टीडीएस कटेगा अगर अमाउंट, ये 2500 नहीं है, ये अमाउंट चेंज हो गया है, 5000, ठीक है। ये अलग अलग है, वो टीडीएस वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे, कुछ पे 5000 है, कुछ पे 10,000 है, ठीक है। तो इसको अमाउंट को रहने देना, अभी आप इतना याद रख लो। ओके, ये वाला पॉइंट भी टीडीएस के, ये दोनों पॉइंट टीडीएस वाले चैप्टर में डाल दो, वहां डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक। आगे लिखा गया है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अलावा कहां से इंटरेस्ट मिलता है आपको, बताओ मुझे एक बार। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड, डिबेंचर, इनके अलावा और कहां से इंटरेस्ट मिलता है आपको? बैंक से मिलता है, ओके, बिल्कुल। एफआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें क्यों मिलेगा? पोस्ट ऑफिस से मिलता है, ठीक है। और एफडी से मिलता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड से इंटरेस्ट नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड से इंटरेस्ट नहीं मिलता बेटा, डिविडेंड मिलता है। लोन गिवन पे, हाँ, हमने किसी को लोन दिया उस पे मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो मतलब बैंक से, पोस्ट ऑफिस से हमने किसी को पैसे उधार दिए हैं, लोन दिया है उस पे, इन सब पे हमें डिविडेंड इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो उसका क्या होगा? तो बैंक से मिले, पोस्ट ऑफिस से मिले, डिपॉजिट से मिले, फुली टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है। टीडीएस कटेगा, किस रेट से कटेगा? 10%, पर लिमिट दे रखी है, अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिला तो 10,000 से ज्यादा होने पे ही टीडीएस कटेगा, उसके अलावा नहीं कटेगा। और बाकी किसी से मिला तो 5,000 से ज्यादा होने पे टीडीएस कटेगा, ठीक है। और अगर कट के मिला है, ये लिखा देखो रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस, तो हम उसको क्या कर देंगे? ग्रोस अप करेंगे। ये मैंने आपको एक जगह ही बता दिया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। किसी इंटरेस्ट को कमाने के लिए कोई खर्चे किए तो उसकी छूट मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको किसी से पैसे उधार दिए थे आपने, और उस पर आपका ब्याज बनता है 20,000 रुपए, आप इंटरेस्ट लेने के लिए उसके गांव गए, वापस आए, तो जो आने जाने का खर्चा लगा है वो आप इनकम निकालते टाइम पे कम कर सकते हैं। तो किसी भी इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा किया जाता है वो डिडक्टेबल होता है, जस्ट लाइक बीएनपी, ओके, डन। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन एनएससी। मैं फुल फॉर्म बोल देता हूं, आप सुन लीजिएगा, ठीक है, बाद में अलग अलग ना बोलना पड़े। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फिर है केवीपी, किसान विकास पत्र, ठीक है, किसान विकास पत्र बोलते हैं इनको। आईवीपी, इंदिरा विकास पत्र, ये एक तरीके से सिक्योरिटीज हैं, अलग अलग इशू किए गए हैं, सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं, फुल्ली टैक्सेबल है। तो इन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल जुड़ता रहता है और बाद में मैच्योरिटी पे एक साथ मिल जाता है, और इन पे टीडीएस नहीं कटता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने आज एनएससी ले ली 10,000 रुपए की, ठीक है, आपने 10,000 की एनएससी ले ली, अब 5 साल बाद इसकी मैच्योरिटी मिलेगी, 5 साल बाद इसकी मैच्योरिटी मिलेगी, और जितना पैसा आपका बनता है विथ इंटरेस्ट, मान लीजिए 62,000 बनता है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल है और कुछ नहीं है, नथिंग।
क्लियर? तो ये इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप खरीदते हैं तो इन पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है और वो मैच्योरिटी पे एक साथ आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कह रहा है जैसे कि लक बाई चांस, मैंने पहले ही बताया था, लॉटरी, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, क्विज, क्रॉसवर्ड पजल, ये सारी चीजें कैजुअल इनकम में कवर होती हैं। इन पे टीडीएस कटता है 30% एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। टीडीएस तभी कटेगा जब अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो, ये काट लेना, 10,000 हो जाएगा। टीडीएस तभी कटेगा जब अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो। मतलब मान लीजिए आपने कोई लॉटरी लगी आपकी और लॉटरी का अमाउंट 5,000 रुपए, तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। लॉटरी 50,000 है, टीडीएस कटेगा। समझ गए? तो ये इस लिमिट से ऊपर होगा। तो ये भी एग्जाम में ध्यान रखना आपको। देखो एक गलती कर सकते हो आप एग्जाम में, मैं यहाँ उस बात को मेंशन कर देता हूँ। हम ये कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रिसीव्ड फ्रॉम केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति से पैसा मिला, बताओ नेट है या ग्रॉस है? कौन बनेगा करोड़पति से पैसा मिला, ये नेट है या ग्रॉस है? नेट है, ऐसा हमने अभी पढ़ा। ठीक है, पर इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पहले अमाउंट भी तो सुन लो। 5,000 रुपए मिला, कौन बनेगा करोड़पति से 5,000 रुपए मिला, बताओ नेट है या ग्रॉस है? कौन बनेगा करोड़पति से 5,000 रुपए मिला, नेट है या ग्रॉस है? बेवकूफी मत करो, हर चीज की बोला ना, ऐसे थोड़ी रट लिया कि मिला तो मतलब नेट ही मिला। ऐसे रटोगे तब तो बेटा कुछ नहीं होने वाला। 5,000 रुपए अगर मिला भी है तो भी वो ग्रॉस है। वाई? लाइबल ही नहीं है टीडीएस के लिए, लाइबल ही नहीं है तो कटाएगा नहीं। टीडीएस के लिए लाइबल ही नहीं है, लाइबल नहीं है तो नहीं कटा होगा, तो पूरा 5 जीता, 5 मिल गया। तो आप इसको नेट क्यों बोल रहे हैं? अगर आप नेट बोलोगे तो फिर आप इसको ग्रॉस कर दोगे, तो बिना कटे ग्रॉस कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये भी ध्यान रखें साथ में, लिमिट भी। ठीक है, और हम ये कहते हैं जब 21,000 रुपए मिले तो ये फिर नेट है, क्योंकि उस पर टीडीएस कटा होगा। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कितने अमाउंट से ऊपर टीडीएस कटता है। टीडीएस कटे बिना ही थोड़ी ग्रोस अप कर दोगे आप। बोलिए, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ओके, आगे क्या क्या रखा है? अगर नेट मिला है, कट के मिला है, तो हम उसको क्या कर देंगे, ग्रोस अप। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें से किसी खर्चे की छूट नहीं मिलती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैजुअल इनकम में से किसी खर्चे की कोई डिडक्शन नहीं मिलती है। जैसे अभी हमने कहा था कि इंटरेस्ट में तो मिल जाती है, पर कैजुअल इनकम में से किसी खर्चे की कोई छूट नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2,000 रुपए का टिकट खरीदा, उस 2,000 के टिकट की वजह से 2 लाख की लॉटरी लग गई, तो 1,98,000 टैक्सेबल नहीं होंगे, पूरे 2 लाख टैक्सेबल होंगे। किसी खर्चे की कोई छूट नहीं मिलती है। ओके, ठीक है। फैमिली पेंशन में कल ही बता चुका हूं आपको कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो पैसा फैमिली को मिलता है, और जब फैमिली को मिलता है तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, और उसमें से एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। वैसे जैसे सैलरी में मिलती थी ना 50,000 की, वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 रुपए, विच एवर इज लेस। इतने रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, चलिए, इस चैप्टर में सिर्फ एक पॉइंट बचा है गिफ्ट का, उसके अलावा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओनली एक कंसेप्ट बचा है, गिफ्ट। सिर्फ एक कंसेप्ट बचा और वो है गिफ्ट का। ठीक है, मोबाइल ऐप से आप इसका क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर लेंगे,
और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये आपका होमवर्क होगा। ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ करवाऊंगा, पर ट्राई जरूर करना। ऐसा नहीं है कि सर तो करवाएंगे ही, चलो अपने को करने की क्या जरूरत है। ओके